अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये गाइड कर देता हूं कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 13 में आपकी टेक्स्ट बुक में एक टॉपिक है ईएमएफ का और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जी किसी भी सेल की ईएमएफ का क्या मतलब है, एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फिर हम ये देखेंगे कि कब किन कंडीशंस के तहत ईएमएफ की बात की जाती है, किन कंडीशंस के तहत टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाती है, और मैक्सिमम आउटपुट पावर की रिलेशंस क्या है, उन्हें कैसे डिराइव किया गया है, कंडीशन क्या है, और एमसीक्यूज कैसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जी कि ईएमएफ क्या है, इसकी एब्रिविएशन क्या है, व्हाट इज मेंट बाय ई, एम एंड एफ। अगर देखा जाए तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने वाली फोर्स। अब इसी बात में तमाम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें यह बात नहीं पता चलती कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के अगर यूनिट्स की बात की जाए वो तो वोल्ट है, लेकिन अगर आप इसका नाम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो फोर्स को देख के सारे से न्यूटन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो ईएमएफ है, सबसे पहले इसके बारे में एक चीज सीखिए कि जो ईएमएफ है इसे ऐसे डिफाइन करते हैं कि ईएमएफ इज एक्चुअली the work done by the source on the charge carriers of the circuit। ठीक है जी, बैटरी या सेल सर्किट के डेल्टा क्यू चार्जेस पे जितना वर्क करती है सर्किट में उसे मूव करवाने के लिए, उसे क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। यहां से ना एक बड़ी जबरदस्त बात हमें समझ आती है। अगर मैं ये कहता हूं ना कि किसी एक सेल की ईएमएफ डियर स्टूडेंट से ज्यादा है, तो इस बात का मतलब है कि वो सेल सर्किट के चार्ज कैरियर्स पे ज्यादा वर्क करता है। अब यहां से इसके यूनिट्स की बात करते हैं। अच्छा भाई, यूनिट्स की बात कर लें स्टूडेंट्स। वर्क इसके यूनिट्स होते हैं जाउल, चार्ज इसके यूनिट्स होते हैं कूलम। तो यहां से पता चला जाउल पर कूलम ये किसके बराबर है, ये वोल्ट के बराबर है। तो अब हमने ये बात सीख ली कि जो ईएमएफ है इसके यूनिट्स क्या है, वोल्ट्स है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम एक सर्किट की तरफ चलते हैं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद है, और उस सर्किट के लिहाज से किस तरीके से बात की जाती है आइए उस चीज को देखते हैं। अच्छा, आज के बाद आप लोगों ने याद रखना है कि कोई भी जो एक सेल होगा उसके साथ हम ये स्मॉल आर रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया करेंगे। ठीक है, ये सेल का एक इक्विवेलेंट सर्किट है, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये इसकी ईएमएफ को ई से डिनोट किया जाता है, और ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। अब बच्चों ये बात जरा गौर से सुन लीजिए कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की किस वजह से होती है। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये एक्चुअली इलेक्ट्रोड्स के दरमियान जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है ना, ये उसकी वजह से होती है। और यही सेम लाइन लिखी हुई है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर कि दिस इंटरनल रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। और इक्विवेलेंट सर्किट जो कि अभी मैं बात कर रहा था आपकी टेक्स्ट बुक में लाइक दिस, इस तरीके से है। तो इस टॉपिक में जो एमसीक्यूज आएंगे तो आप देखेंगे कि सेल को एक्चुअली इस तरीके से ड्रॉ किया होगा। अब सपोज कर लेते हैं बच्चों कि हमारे पास एक ईएमएफ ई का सेल है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। बेटा इसके पैरेलल में ना हमने एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ लाइक दिस, ये लें जी, ये एक वोल्ट मीटर है। और आप ये बात बड़े अच्छे से जानते हैं कि वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है। ये एक वोल्ट मीटर है, यहां पे एक स्विच लगा देते हैं लाइक दिस, दिस इज द स्विच। स्विच का काम सर्किट में करंट को कंट्रोल करना है। ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टर आर है और यहां पे एक ये कनेक्शन इस तरीके से कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह का एक सर्किट आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद है। ठीक है, अभी ये स्विच क्या है, मैं इसे ओपन कंसीडर कर रहा हूं, और ये जो है ये आपके पास एक्सटर्नल, अच्छा ये नाम याद रखने आपने कि मैं कौन सी टर्म यूज कर रहा हूं। ये एक्सटर्नल आर है, इस तरीके से एरो लगा होगा इसके ऊपर। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, इस एरो का मतलब ये है कि ये एक वेरिएबल रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखें, मैं दोबारा से इस सर्किट को समझाता हूं कि हमने किया क्या है, कनेक्शन को समझ लीजिए। ये एक ईएमएफ ई का सेल है, ये उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। इस सेल के पैरेलल में एक आइडियल वोल्ट मीटर लगाया है। वोल्ट मीटर का काम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है।
और इसके पैरेलल में आप देखें एक एक्सटर्नल रेजिस्टर आर है जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, ये वेरिएबल है, और इसके साथ सीरीज में एक स्विच लगा है। ये स्विच क्या करेगा, अगर ये स्विच क्लोज है तो स्विच के क्लोज होने की वजह से बेटा इस रेजिस्टेंस में से करंट पास करेगा, और अगर ये स्विच ओपन कर दिया जाए तो पूरे सर्किट में ये वाली जो ब्रांच है इसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पूरे हिस्से को हम क्लिप कर देंगे, ये सर्किट का पार्ट नहीं होगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि अगर इस स्विच को क्लोज कर दिया जाए तो सर्किट कैसे बिहेव करता है, और ये जो वोल्ट मीटर है ये किस चीज को रीड करके हमें वैल्यू दे रहा होगा। तो लेट्स सपोज डियर स्टूडेंट्स इस स्विच को हम क्लोज कर देते हैं। स्विच को क्लोज करने का मतलब ये है कि आपका ये जो सेल है ये डिस्चार्ज हो रहा है। पहली बात इंपॉर्टेंट, गौर से सुन लें, जब स्विच को हम क्लोज करेंगे तो ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है, आपकी एक्सटर्नल आर को करंट प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहला केस जो कि आप लोगों ने याद रखना है वो ये है, आप कह सकते हैं व्हेन सेल इज बीइंग डिस्चार्ज्ड। ये वर्डिंग आप लोगों ने याद रखनी है कि सेल डिस्चार्ज हो रहा है, स्टेटमेंट के अंदर ये वर्डिंग यूज की जा सकती है, ठीक है। दूसरी बात ये याद रखें कि वो ये भी कह सकता है कि जब स्विच क्लोज्ड हो, यानी क्लोज्ड सर्किट। मैं इसी के साथ ही ये टर्म मेंशन कर देता हूं, दूसरी टर्म जो इंपॉर्टेंट है, आप यहां पे क्लोज्ड स्विच की बात करेंगे या क्लोज्ड सर्किट की बात कर लें, एक ही बात है। और तीसरी अहम बात जो वो यहां पे पूछेगा या आपको बताएगा कि सर्किट में करंट मौजूद है, एक्सटर्नल आर में से करंट पास कर रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ करंट। ये तीन चीजें हैं, दोबारा सुन लें डियर स्टूडेंट्स। जब हम इस स्विच को क्लोज करेंगे तो ये जो सेल है, हम इस तरीके से बात कर सकते हैं कि ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है, ये एक्सटर्नल आर को करंट प्रोवाइड कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ करंट, या कहेंगे जब ये स्विच क्लोज्ड है या सर्किट क्लोज है। तो तीसरी जो चीज मैं आपको बता रहा था वो ये है इन द प्रेजेंस ऑफ करंट। ये मैं इस वजह से बता रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, आगे जाके आप ये चीज नोट करेंगे, खुद देखेंगे कि बात क्या होती है। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में आपको इन चीजों में फर्क पता चल जाएगा ना, फिर आपके लिए ये बताना बड़ा आसान है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात कब करनी है, ईएमएफ की बात कब करनी है। क्योंकि बच्चा एमसीक्यूज में, एंट्री टेस्ट में परेशान ही इस जगह पे आके होता है, उसे ये समझ में नहीं आता कि सर कब हम ईएमएफ की बात करेंगे, कब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि बेटा ये फर्स्ट केस है जिसमें क्या है, व्हेन सेल इज बीइंग डिस्चार्ज्ड, ठीक है जी। ये जो सेल है ये एक्सटर्नल रेजिस्टर आर को करंट प्रोवाइड कर रहा है। तो अब अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ आप जानते हैं, मैं लिख सकता हूं V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन हमारे पास तो V नहीं है, हमारे पास तो EMF E का सेल है, हम लिखेंगे E इज इक्वल टू आई आर। आप क्या समझते हैं कि ये R मैंने ठीक लिखा है? नो डियर स्टूडेंट्स, अगर इस I को मैं सर्किट का टोटल करंट कह रहा हूं तो फिर इसके साथ टोटल रेजिस्टेंस आनी चाहिए, तो मुझे यूं लिखना चाहिए E इज इक्वल टू आई। अब सर्किट में दो रेजिस्टेंसेस हैं, एक एक्सटर्नल आर और एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। एक और यहां पे मैं छोटी सी बात बता दूं कि ये जो आपने वोल्ट मीटर लगाया है ये आइडियल वोल्ट मीटर है, और आइडियल वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होती है, मतलब सर्किट का करंट इसमें से पास नहीं कर सकता, ये बात याद रखिएगा। मतलब करंट क्यों आएगा, मैं जस्ट आपको करंट समझा रहा हूं स्टूडेंट्स। करंट यूं आएगा, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टर्मिनल से लाइक दिस, यहां पर नहीं जा सकता करंट, हाई रेजिस्टेंस है, इनफाइनाइट। करंट यूं आएगा और यहां से होते हुए लाइक दिस वापस आ जाएगा। तो आपने देखा कि करंट के रास्ते में कितनी रेजिस्टेंसेस आई, एक ये रेजिस्टेंस आर और एक ये वाली रेजिस्टेंस आर, ये दोनों किस में है, ये सीरीज में है, तो इसीलिए हमने इसको ऐड करके लिखा। फर्दर डियर स्टूडेंट्स ये देखें, मैं यहां से लिख सकता हूं E इज इक्वल टू आई को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा आई आर प्लस आई आर। अब ये जो फैक्टर है देखें मैं इसे क्या लिखने लगा हूं, EMF E इज इक्वल टू, अब इसे लिखेंगे VT टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस I
इंटू आर। तो स्टूडेंट्स अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने क्या लिखा, आई आर। अब बात जरा कान खोल के सुन लीजिएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं, किस तरह से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इन द प्रेजेंस ऑफ करंट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ दिस एक्सटर्नल रेजिस्टर इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। करंट की प्रेजेंस में इस एक्सटर्नल रेजिस्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हम उसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को सेपरेट करूं तो ये बनेगा VT, जो कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। VT इज इक्वल टू E माइनस IR। तो आप ये देखें, सेल क्या हो रहा था, डिस्चार्ज हो रहा था, तो अभी उसकी EMF क्या है, ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि EMF ज्यादा है, ज्यादा में से छोटी सी क्वांटिटी को आप लेस करेंगे तो VT आ जाएगा। तो पता ये चला कि जब आपका सेल डिस्चार्ज हो रहा हो, ये वाला स्विच क्लोज हो, या इन द प्रेजेंस ऑफ करंट, इस एक्सटर्नल आर में से करंट पास कर रहा हो, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन द प्रेजेंस ऑफ करंट इस रेजिस्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस हम रीड करेंगे, और उसकी जो इक्वेशन होगी वो ये होगी, VT इज इक्वल टू E माइनस IR। ये इक्वेशन आपसे बातें कर रही है, ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि जो EMF है इट इज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इस बात को भी याद रखना है। तो ये आपने पहली कंडीशन को रीड आउट कर लिया डियर स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मैं देखें, यहीं से ना मैं करंट की बात करूंगा कि करंट को कैसे कंप्यूट किया जाता है। दिस इज द टोटल करंट ऑफ द सर्किट। इसे लिखेंगे I इज इक्वल टू E ओवर R प्लस R। तो ये करंट का एक एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास कि हम सर्किट में टोटल करंट कैसे निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, काम ये करते हैं, अगर इस स्विच को अब ओपन कर दिया जाए, जब इस स्विच को ओपन करेंगे तो इस रेजिस्टर R के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। वजह, इसमें से करंट पास नहीं करेगा। तो ये जो सेकंड केस मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जरा देखिएगा। सेकंड केस, ओपन सर्किट की बात कर रहा हूं मैं, ओपन सर्किट, ठीक है। एक ये वर्ड यूज किया जा सकता है देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा वर्ड ये यूज किया जा सकता है इन द एब्सेंस ऑफ करंट, इन द एब्सेंस ऑफ करंट। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आपको मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा ना अभी प्रैक्टिस के लिए, आप खुद नोट करेंगे, कहीं ना कहीं ये बातें हो रही होंगी, कहीं ना कहीं ये चीज वो आपको स्टेटमेंट के अंदर देगा, फिर आपको आइडिया हो जाएगा, अच्छा ये फर्स्ट केस की बात हो रही है, अच्छा ये सेकंड केस की बात हो रही है। तो इस तरीके से आप चीजों को समझेंगे। तो इन द एब्सेंस ऑफ करंट, अच्छा आप जरा इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन यही है, ठीक है जी। VT इज इक्वल टू E माइनस IR। ओपन सर्किट में क्या होता है, करंट जीरो होगा। तो इस चीज को भी पहले नोट कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स करंट क्या होगा, जीरो होगा ओपन सर्किट में। अब इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, ये रिलेशन आपके पास है। मैं यहां से लिखूंगा VT इज इक्वल टू E माइनस IR। स्टूडेंट्स EMF कभी जीरो नहीं हो सकती जब तक बेचारा सेल जिंदा है। E माइनस I क्या हो गया, जीरो, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी जीरो नहीं होगी। तो जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे R से तो ये जीरो हो जाएगा, E माइनस जीरो E आ जाएगा। तो पता ये चला कि ओपन सर्किट में क्या रीड हो रही है, EMF। ये जरा गौर से देखिएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही एक्चुअली आपकी EMF है। अब आपने एक काम करना है डियर स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक में जहां पे मैक्सिमम आउटपुट पावर का टॉपिक है, याद करें जहां पे आप E स्क्वायर ओवर 4R का रिलेशन पढ़ते हो, उसके राइट साइड पे ना एक डायग्राम बनी है, वो बड़ी जबरदस्त है। वो कहता है, उसने एक सेल लगाया हुआ है और इसी तरह उस सेल के पैरेलल में ना एक वोल्ट मीटर लगाया। आप जल्दी से टेक्स्ट बुक को ओपन कीजिए और उस जगह पे पहुंचिए जहां पे मैं आपको बता रहा हूं। अब जरा देखें, उसके नीचे लिखा हुआ है कि जब ये सेल सर्किट को करंट सप्लाई कर रहा होगा ना, तो करंट की प्रेजेंस में ये वोल्ट मीटर इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस या इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस क्या रीड करेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को रीड करेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये लिखी हुई है, इन द एब्सेंस ऑफ करंट, ये वोल्ट मीटर, अब देखें करंट की एब्सेंस में R तो है ही नहीं,
इन द एब्सेंस ऑफ करंट ये वोल्ट मीटर इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस ईएमएफ को रीड करेगा। तो दो बातें अभी की डिस्कशन से आपने सीखी, इसे याद कर लें। इन द प्रेजेंस ऑफ करंट बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाएगी, इन द एब्सेंस ऑफ करंट हमेशा ईएमएफ की बात की जाएगी। ओपन सर्किट में हमेशा ईएमएफ को रीड किया जाएगा, क्लोज्ड सर्किट में हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जा रही होगी। अब बहुत से बच्चे ना इस बात में परेशान हो जाते हैं, सर अभी आपने लेक्चर में बोला कि इस रेजिस्टर के टर्मिनल के अक्रॉस आप लोगों ने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करनी है, लेकिन सर बुक में तो इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस बात करता है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर ये है, वोल्ट मीटर आइडियल है, इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, ये वाली ब्रांच इसके पैरेलल में है। जितना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस करंट की प्रेजेंस में यहां होगा उतना ही टोटल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा। तो एक ही बात है, चाहे इसके अक्रॉस बात कर लो चाहे इसके अक्रॉस बात कर लो। आई होप सो आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट्स एक तीसरा केस भी है। देखिए यहां पे तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ क्या हो गए बराबर। क्या कोई ऐसा केस है जिसमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर जाए और ईएमएफ कम हो जाए? यस डियर स्टूडेंट्स, ये वैसे आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा नहीं हुआ, लेकिन इसे एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस तरीके से याद रखिए कि बेटा अगर आपका सेल वीक हो जाए, कमजोर हो गया ना, वो कहते हैं ना घड़ी में से सेल खत्म हो गया, तो वो वीक हो गया, ऑलमोस्ट डिस्चार्ज हो गया। अब आपने उस सेल को चार्ज करना है। जब आप सेल को चार्ज करते हो तो उसके टर्मिनल्स पे जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उसकी ईएमएफ से ज्यादा होता है। तो अब यहां पे एक वर्डिंग याद रखिएगा, व्हेन सेल इज बीइंग चार्ज्ड, जब आप सेल को चार्ज कर रहे हो, ठीक है जी, तो फिर क्या होगा, उस केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से ज्यादा होगा। और इक्वेशन भी याद रखनी है, इक्वेशन ये है VT इज इक्वल टू E प्लस IR। अब ये इक्वेशन फिर आपसे बातें कर रही है, अब इसकी बातों को समझना है। जब तक आप ईएमएफ में IR को ऐड नहीं करते ईएमएफ इसके बराबर नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज ग्रेटर देन ईएमएफ। तो देखें आज आपने ना 3 केसेस को सीखा है, ये एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे। पहला केस, टर्मिनल जो ईएमएफ है ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ग्रेटर है, या इन अदर वर्ड्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से लेस है। दूसरा केस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ एक दूसरे के बराबर है। तीसरा केस, जब आपका सेल, ये वाला सेल ये चार्ज हो रहा होगा तो उस वक्त क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ग्रेटर होगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर बात की जाती है। और एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपकी टेक्स्ट बुक में लास्ट में बताई है, वो ये है कि ईएमएफ कैन नेवर बी इक्वल टू 0, ईएमएफ इज ऑलवेज प्रेजेंट। ठीक है जी। और एक और बात याद रखिएगा, बुक में ये भी लिखा हुआ है कि ईएमएफ कॉज है, पोटेंशियल डिफरेंस उसका इफेक्ट है। तो ये बातें टेक्स्ट बुक से रीड करने वाली हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस में हमें ये चीजें किस तरह से पूछी जा सकती हैं, और अगर एंटी टेस्ट के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो किस टाइप का हो सकता है। तो आइए जरा सारी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 डियर स्टूडेंट्स, आपको एमसीक्यू इस तरीके से पूछा जा सकता है। लेट्स से मैं कहता हूं जी आपके पास एक सेल है जिसकी ईएमएफ है 12 वोल्ट, और इसी सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये भी हमें गिवन है, और इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है जी 5 × 10⁻⁻² ओहम। ठीक है जी। और ये एक अननोन रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्टेड है। अब आर क्या है, अननोन, पता ही नहीं ये कितनी है। अब बहुत से स्टूडेंट्स तो इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि ये बात नहीं समझ आ रही कि ईएमएफ 12 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमें गिवन है वो 5 × 10⁻⁻² ओहम है, और जो एक्सटर्नल आर है वो अननोन है, उसका भी आइडिया नहीं है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये तो मैं चीजें आपके सामने लिख रहा हूं, लेकिन इसकी जरा एक कंप्लीट स्टेटमेंट को फॉलो कीजिएगा, सुनिएगा कि मैं आपसे क्या शेयरिंग करने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स स्टेटमेंट ये है, अ सेल ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 5 × 10⁻⁻² ohm is connected across an unknown resistor. What will be the potential difference across the terminals of the cell
if a current of 60 ampere is being drawn from it। तो आपसे क्या पूछा गया? करंट की प्रेजेंस में सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को पूछा गया। तो आप लोगों ने VT बताना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये बताना है। कब? जब सेल से करंट कितना लिया जा रहा हो, 60 एम्पियर का। और डियर स्टूडेंट्स, इसके जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं वो भी जरा आप नोट कर लीजिए, आपके नोट्स के लिए अहम है। लेट्स से 12 वोल्ट, ठीक है जी। बीटा में मैं आपसे कहता हूं बेटा 9 वोल्ट, ठीक है। चार्ली में है 1.8 वोल्ट और लेट्स से डेल्टा ऑप्शन है 10 वोल्ट। तो आइए जरा डियर स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, करंट की प्रेजेंस में हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाती है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा, जरा गौर से देखिएगा। आप लिखेंगे VT इज इक्वल टू E माइनस IR, ठीक है जी। अब EMF कितनी है स्टूडेंट्स? ये है 12, ठीक है जी। करंट कितना है? 60। आगे क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस 5 इंटू 10⁻⁻²। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ये मैं कैलकुलेशन को सिंपल करने जा रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि आप लोगों की शिकायत ये होती है कि सर हमें ना फिजिक्स की कैलकुलेशन नहीं समझ आती कि हम विदाउट कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखें 60 एज इट इज, आगे क्या है? यहां पे कर दें 5 मल्टीप्लाइड बाय ये 10⁻² है ना, तो डिनोमिनेटर में आके 10⁻+2 बन जाएगा, जिसे बेटा आप 1/100 लिख दें। ठीक हो गया बेटा? तो ये देखें बड़ी सिंपल सी बात, 1 0, ये देखें 1 0 1 0 से कैंसिल, 5 1 5 5 2 10। देखें कितने सिंपल तरीके से आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं। फिर 2 1 2 2 3 6, ठीक है जी। तो 12 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है आपने? 3, तो आपका आंसर क्या होगा? 9 वोल्ट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और यहां पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज डियर स्टूडेंट्स बीटा। तो आइए एक और एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, जिसकी मैं स्टेटमेंट को यहां पे मेंशन करता हूं, जरा गौर से देखिएगा। ये आपका सेकंड एमसीक्यू है स्टूडेंट्स, और इसकी स्टेटमेंट ये है, अ सेल ऑफ EMF 4 volt when शॉर्ट सर्किटेड। अब ये वर्डिंग बड़ी इसकी इंपॉर्टेंट है, इस पे जरा आपने फोकस करना है। मैंने लिखा है बेटा अ सेल ऑफ EMF 4 volt when शॉर्ट सर्किटेड gives a current of 8 ampere। ठीक है, तो आप लोग मुझे ये बताइए कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी। अब देखने में क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट भी छुपा हुआ है, तो जरा इसके ऑप्शंस को भी देख लें स्टूडेंट्स। लेट्स से मैं ऑप्शन की बात करता हूं जनाब। अल्फा में है 0.5 ओहम, ठीक है। बीटा में है 1 ओहम, चार्ली में है 0.1 ओहम और डेल्टा है डियर स्टूडेंट्स 2.1 ओहम। क्वेश्चन को दोबारा सुन लें। अ सेल ऑफ EMF 4 volt when short circuited gives a current of 8 ampere. What will be the internal resistance of the cell? ठीक है जी, और ऑप्शंस 4 आपके सामने हैं। स्टूडेंट्स, क्या बात की गई है? शॉर्ट सर्किटेड। शॉर्ट सर्किट का मतलब यह है कि एक्सटर्नल R0 ही है, ये वाली R0 नहीं है। नो, सेल तो वहीं पे मौजूद है। शॉर्ट सर्किट का मतलब है ये R0 है। तो अब देखें, मैं तो ये वाला रिलेशन यूज करूंगा, तो इस रिलेशन से मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं कि क्या होगा। तो आइए जरा देखते हैं स्टूडेंट्स कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये देखें जरा, ये आई एज इट इज। इस R की जगह आप क्या पुट करेंगे? 0 प्लस IR। तो स्टूडेंट्स, ये तो पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां से डायरेक्ट अगर मैं लिखूं तो EMF किसके बराबर आ जाएगी? EMF विल बी इक्वल टू IR। अब मुझे क्या चाहिए? इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए। तो बेटा यहां से अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे तो R किसके इक्वल हो जाएगा? E/I के इक्वल हो जाएगा। अब यहां से आगे आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं नहीं सॉल्व करके दूंगा क्योंकि इजी है। देखें बेटा,
ईएमएफ कितनी है, ईएमएफ है 4, तो ई की जगह 4 पुट कर देंगे। करंट कितना है, करंट है 8 एम्पेयर, तो 4 डिवाइडेड बाय 8 वो क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 वो क्या बन जाएगा, 0.5। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी अल्फा 0.5 ओहम। तो आइए डियर स्टूडेंट्स अब ये देखते हैं कि और किस तरह से हमें एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। लेट्स सपोज आइए एक एमसीक्यू डिस्कस करते हैं जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है डियर स्टूडेंट्स के लेट्स से वी हैव 5 सेल्स। ठीक है जी, मैं आपको यहाँ पे डाटा बता रहा हूं कि नंबर ऑफ सेल्स जो आपके पास हैं वो कितने हैं, वो है जी 5। ठीक है जी, और डियर स्टूडेंट्स ये बताया गया है कि हर सेल की जो ईएमएफ है वो कितनी है, वो है 2 वोल्ट। ठीक है, और हर सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपको गिवन है, और हर सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये है जी 0.2 ओहम। और ये सेल एक एक्सटर्नल रेजिस्टर के अक्रॉस लगाया गया है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है 14 ओहम। ठीक है, और ये जितने भी आपको सेल्स नजर आ रहे हैं जी 5 सेल्स हैं, हर एक सेल की ईएमएफ 2 वोल्ट है, हर एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओहम है। इन 5 के 5 सेल को सीरीज में लगा के एक एक्सटर्नल आर के अक्रॉस लगा दिया। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये नजर आ रही है कि ये सारे के सारे सेल्स आप लोगों ने सीरीज में कनेक्ट किए हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने करंट फाइंड आउट करना है। तो इसके पहले जरा ऑप्शंस को आप देख लीजिए कि ऑप्शंस क्या हैं आपके पास। लेट्स से स्टूडेंट्स अल्फा में है 0.1 एम्पियर, ठीक है, बीटा में है 1.4 एम्पियर, चार्ली है 0.66 एम्पियर, और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स सपोज कर लेते हैं कि डेल्टा है 2.4 एम्पियर। तो अब हमने टेक्निक को सीखना है कि स्टूडेंट्स जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, 5। ठीक है, और उन्हें आपने सीरीज में लगाया है। अब अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक देखें तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं की जाती कि आपको डायरेक्ट पता चल जाए, क्योंकि वहां पे तो एक सेल की बात होती है। तो आप स्टूडेंट्स पहले इसकी लॉजिक को समझिए, फिर मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। एक्चुअली ये ऐसे है, एक सेल ये है, ठीक है जी, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, इसके साथ सीरीज में एक सेल और लगा दिया, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, सीरीज में एक सेल और लगा दिया, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसी तरीके से आप कनेक्शन करते चले जाएं, और यहां पे एक एक्सटर्नल आर है लाइक दिस। ठीक है जी, लाइक ये ऐसे बात हो रही है। तो कितने सेल्स अटैच हैं, आप सपोज कर लें वी हैव n सेल्स। ठीक है जी, कितने सेल्स अटैच हैं, देयर आर n नंबर ऑफ सेल्स जो कि हमने इस तरीके से अटैच किए हैं सीरीज में। मतलब क्या, ऐसे ही कनेक्ट करते चले जाएं तो n नंबर ऑफ सेल्स आप लोगों ने सीरीज में अटैच कर दिए। हर एक सेल की ईएमएफ ई, ईएमएफ ई, ईएमएफ ई। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, आर आर आर, और ये आपके सामने आपको नजर आ रही है, ये एक एक्सटर्नल आर है। तो करंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले करंट के बेसिक फॉर्मूला को तो याद करें कि करंट का बेसिक फॉर्मूला क्या था। स्टूडेंट्स हमने करंट का फॉर्मूला पढ़ा था, I इज इक्वल टू E ओवर R प्लस R। अब आप क्या समझते हैं, करंट का ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे? नो डियर स्टूडेंट्स, ये तो तब यूज करते हैं जब हमारे पास एक सेल हो, लेकिन हमारे पास तो 5 सेल्स हैं। तो अगर 5 सेल्स को सीरीज में प्रॉपर वे से, जैसे ये हैं, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया जाए तो उनकी जो ईएमएफ है वो n टाइम्स हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसका जो अब एक फॉर्मूला आपने याद रखना है वो ये है, करंट I इज इक्वल टू, अगर सेल्स को सीरीज में अटैच करेंगे, एक जैसे सेल्स हैं, जो उनकी ईएमएफ क्या होगी, n टाइम्स हो जाएगी। ये एक ही आर है, डिनोमिनेटर में ये आर आ जाएगा, और ये देखें ये सारी की सारी ना सीरीज में कनेक्टेड है। इस रेजिस्टेंस की बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, तो ये सीरीज में है। और अगर सीरीज में एक जैसी रेजिस्टेंसेस आ जाएं तो उसका शॉर्टकट होता है नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टर। तो ये वो फॉर्मूला है जो यहां पे एप्लीकेबल है। तो इस फॉर्मूला से हम अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, कितने सेल्स हैं, 5, हर एक की ईएमएफ
2, तो इसलिए ई की जगह 2 लिख दिया, डिवाइडेड बाय आर की जगह ये देखें 14 एज इट आ जाएगा, प्लस नंबर ऑफ सेल्स 5, और हर एक की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितनी है, मैंने मेंशन की थी 0.2 ओहम। इस 0.2 को आप 2/10 लिख लें तो ठीक है, इसे लिख देते हैं 2/10। अब एक काम करते हैं बेटा, ये कैलकुलेशन मैं बार बार कह रहा हूं कि इस वजह से कर रहा हूं कि आपको पता चले कि कैलकुलेशन टफ नहीं होती है, बस प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। देखिए 0.2 था, मैंने इस डेसिमल पॉइंट को रिमूव करके 2/10 लिख लिया, तो 5 1 द 1, यहां पे आएगा 5 2 10, तो ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो यहां पे 1 है, 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा 15, तो ऊपर क्या आ गया 5 इंटू 2 10, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 15। अब 2 से टेबल आपको पता है, इसे 2/3 कर लें, 5 2 10 और 5 3 15। अब 2/3 एम्पेयर आपके पास वैल्यू आ गई। अब आप में से बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर अल्फा को देखें, बीटा को देखें, चार्ली को देखें, डेल्टा को देखें, ये तो आंसर ही नहीं है, तो आइए इसे डिवाइड कर लेते हैं। अब डिवाइड करने का तरीका भी मैं बता रहा हूं, गौर से देखें जरा, ये देखें 2 यहां पे आ गया, 3 यहां पे आ गया, अब जो 2 है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप यहां पे डेसिमल पॉइंट लगाएं, क्योंकि 2 स्मॉलर है ना, 3 बड़ा है, तो यहां पे एक 0 आ जाएगा, फिर 3 6 18 कर दें आप, फिर आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 2, 0 लगाएं, फिर 3 6 18 कर दें आप, और इसी तरह से आप चलते रहिए, तो बस आपको आपका आंसर मिल गया। तो आंसर क्या है 0.66, तो इसे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा जो फर्दर आंसर बन रहा है वो 0.66 एम्पेयर है। तो स्टूडेंट्स गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है दैट इज चार्ली। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें कॉम्बिनेशन की बात की जाएगी। अब बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे सर सीरीज का तो आपने क्वेश्चन करवा दिया, सर व्हाट अबाउट पैरेलल। तो पैरेलल के लिए आप एक क्वेश्चन को नोट करें जिसे आप खुद करेंगे, और उसका मैं आपको फॉर्मूला जरूर बता दूंगा कि उसे कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स एमसीक्यू आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है, अब जरा सुनिएगा। तो सपोज कीजिए कि आपके पास इस बार जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो है 6, और हर एक सेल की जो ईएमएफ है डियर स्टूडेंट्स वो भी क्या है, वो भी 6 वोल्ट है, यानी 6 वोल्ट ईएमएफ रखने वाले आपके पास 6 सेल्स हैं, ठीक है। और हर एक सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सपोज कर लें ये 3 ओहम है, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है। और जो एक्सटर्नल आर है वो भी जरा नोट कर लें, एक्सटर्नल रेजिस्टर जो हमें गिवन है दैट इज 2 ओहम। तो बताइए सर्किट में से पास करने वाला टोटल करंट क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये सारी डिटेल मैंने मेंशन कर दी है कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि आपके पास 6 सेल्स हैं, हर एक सेल की ईएमएफ 6 वोल्ट, हर एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओहम, एक्सटर्नल रेजिस्टर आपके पास 2 ओहम का है, सर्किट में से पास करने वाला करंट बता दीजिए। तो ये कैसे होगा स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से होगा। आप सपोज कर लें कि आपके पास एक सर्किट है लाइक दिस, ठीक है जी, ये एक सेल है विद इंटरनल रेजिस्टर, इसके बेटा पैरेलल में एक और सेल लगा होगा इस तरीके से विद एक्सटर्नल रेजिस्टर। तो ये एक सेल है, ये उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एक सेल है, ये उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसी तरीके से कितने सेल्स लगे हुए हैं, 6 सेल्स लगे हुए हैं लाइक दिस, इसी तरीके से मूव करते जाएं। यहां पर क्या है आपके पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टर है लाइक दिस, ठीक है। तो नीचे n नंबर ऑफ सेल्स की तरफ आप गए, हर सेल की ईएमएफ E, इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो अब पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, और वैसे भी सेल्स के हैं सारे सेम, हर एक की ईएमएफ 6 वोल्ट है। तो इसे आपने खुद सॉल्व करना है, फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। फॉर्मूला इसका ये स्टूडेंट्स, I इज इक्वल टू E, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है इसलिए ये 6 ही रहेगा, यानी E रहेगा R प्लस ये जो सारी आपको इंटरनल रेजिस्टेंसेस नजर आ रही है ना, ये पैरेलल में है। और एक छोटा सा शॉर्टकट है कि अगर सेम रेजिस्टेंसेस को आप पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो इसका फॉर्मूला होता है R डिवाइडेड बाय N। तो डियर स्टूडेंट्स ये वो फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला को सॉल्व करके आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को आपने अब खुद सॉल्व कर लेना और देखना है कि आंसर क्या आता है। तो स्टूडेंट्स अब एक और एमसीक्यू में डिस्कस करने जा रहा हूं आप लोगों से, जरा देखिएगा कि एमसीक्यू किस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। सपोज कर लें बेटा कि आपके पास एक सेल है, ठीक है। अब ये अंडरस्टूड है कि इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है,
हर बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है या नहीं है, वो हमें एक और चीज से भी पता चल सकती है, इसलिए तो मैं इस टाइप का क्वेश्चन करवाने लगा हूं। सपोज कर लें बेटा इसकी जो ईएमएफ है वो 15 वोल्ट है। अब इसके अक्रॉस ना एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है लाइक दिस, लेकिन ये जो वोल्ट मीटर है ये रीड कर रहा है इस सेल की ईएमएफ को एज, लेट से मैं लिख देता हूं 10 वोल्ट। ये कहता है कि नहीं भाई ईएमएफ या लेट से पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस 10 वोल्ट है। अब बाकी भी सर्किट देख लें आप। बाकी सर्किट ये डियर स्टूडेंट्स के यहाँ पे ना एक रेजिस्टर लगी है लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से ये एक रेजिस्टर है। और सपोज कर लेते हैं कि ये जो रेजिस्टर है ये हमारे पास है लेट से 5 ओहम की, या लेट से इसकी वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं 15 ओहम। तो आपने इस सर्किट में से पास करने वाला करंट बताना है कि करंट क्या होगा इस सर्किट के अंदर। अब बच्चे सबसे बड़ी गलती पता क्या करते हैं, फटाफट से फॉर्मूला लगाएंगे, I इज इक्वल टू V ओवर R। इसकी EMF या इसका वोल्टेज कितना ऊपर रखते हैं 15, नीचे R 15 को 15 से डिवाइड करके कहते हैं सर जी 1 एम्पियर इज द आंसर। डियर स्टूडेंट्स दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है। देखिए ये सेल की EMF तो 15 वोल्ट है, लेकिन इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से 15 वोल्ट में से कुछ पोटेंशियल इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस में जाया हो जाता है, और जो बाकी पोटेंशियल बचता है वो कितना है 10 वोल्ट, जो कि आपका वोल्ट मीटर रीड कर रहा है। तो अब इस एक्सटर्नल रेजिस्टर में से जो करंट पास करना बताइए वो इस वोल्टेज की वजह से करेगा या इस वोल्टेज की वजह से, वो इस वोल्टेज की वजह से करेगा। तो इसका जो सोल्यूशन है स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरीके से है, आप लिखेंगे I इज इक्वल टू E ओवर R, ठीक है जी, और E आपका बेसिकली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है डिवाइडेड बाय R। आपने EMF कंसीडर नहीं ना करनी, ये आप गलती करेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो 15 वोल्ट से नहीं करंट पास करना, 15 वोल्ट में से कुछ वोल्टेज उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस में डेसिपेट जाया, जो बाकी बचा जो कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो। तो अब यहां पे आप लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय 15। फर्दर आप इसे सॉल्व कर लें, ऊपर आएगा 2/3। तो 2/3 मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिया था, इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.66 एम्पियर। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमने ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में सीखा, और बार बार मैंने आपको एक बात बताई कि ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क ये है कि ईएमएफ ओपन सर्किट में रीड होगी इन द एब्सेंस ऑफ करंट, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्लोज्ड सर्किट में इन द प्रेजेंस ऑफ करंट डिस्कस होगा। अब आप लोगों ने करना क्या है, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एक एग्जाम्पल है जो कि इस टॉपिक के फौरन बाद डिस्कस की जा रही है, वो आपने खुद सॉल्व करनी है। उसके अलावा कुछ जो न्यूमेरिकल्स हैं जो एक्सरसाइज से करने वो मैं बता रहा हूं। 13.1 सॉल्व करें, 13.2 सॉल्व करें, 13.3, 13.4, 13.5 और 13.6 न्यूमेरिकल जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है, यह आपने करना है। तो पहले 6 न्यूमेरिकल्स आपकी टेक्स्ट बुक से जो एक्सरसाइज में है वो प्रैक्टिस के तौर पे आप कीजिए, और ये जो टॉपिक है ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का, इससे रिलेटेड आपकी टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल है बेटा उसे जरूर कीजिएगा। अच्छा, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पावर आउटपुट को। कि फर्ज करें जनाब कोई एक सेल है, मैं इसकी बात कर लेता हूं। ये जो एक सेल है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस डियर स्टूडेंट्स R है, तो इस एक सेल से मैक्सिमम पावर कब ऑब्टेन की जा सकती है, या ये जो एक सेल है ये मैक्सिमम पावर कब डिलीवर कर सकता है, ये हमने पढ़ना है डियर स्टूडेंट्स। तो मैक्सिमम आउटपुट पावर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मैक्सिमम आउटपुट पावर। यह आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एक छोटी सी डेरिवेशन है, लेकिन स्टूडेंट्स आपने डेरिवेशन में नहीं जाना, आपने जस्ट इसके एंड रिजल्ट को याद रखना है। तो याद रखिएगा कि कोई भी सोर्स मैक्सिमम पावर तब डिलीवर कर सकता है, कंडीशन है जब उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो। यानी कि जो एक्सटर्नल R है ना, उसकी वैल्यू इतनी कम हो, इतनी कम हो, इतनी कम हो कि वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो। सपोज कर लें कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस इस सेल की 0.1 ओहम है, तो फिर ये एक्सटर्नल R भी कितनी होनी चाहिए 0.1 ओहम। तो इसका जो फॉर्मूला है मैक्सिमम पावर का, वो ऐसे आपकी बुक में गिवन है कि मैक्सिमम पावर इज इक्वल टू E² डिवाइडेड बाय 4R।
अब स्टूडेंट्स अगर मैं सेल की बात करूं, जरा गौर से मेरी बात को समझिएगा, ये देखें जी, बल्कि इसी सेल की बात कर लेते हैं। ये देखें, ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल की ईएमएफ ई है, आप सब जानते हैं। इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और ये सेल एक एक्सटर्नल आर के अक्रॉस लगा हुआ है। तो मैंने बताया कि जब ये वाली रेजिस्टेंस और ये वाली रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगी तो ये सेल मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रहा होगा। अब बच्चा सिर्फ ये समझता है कि ये एक्सटर्नल आर के अक्रॉस पार है। आप क्या समझते हैं? कुछ ना कुछ पार बेटा यहां पे नहीं डेसिपेट होगी, कुछ ना कुछ पार यहां पे नहीं डेसिपेट होगी। तो अब इस पॉइंट को मैं बताने लगा हूं, एक नया पॉइंट आप लोगों के लिए, ठीक है जी। तो पावर अक्रॉस इंटरनल आर, इसकी वैल्यू होती है ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r। सिमिलरली जब आपने ये कह दिया है, ये पॉइंट खुद बता दिया है कि एक्सटर्नल आर और इंटरनल आर बराबर है, तो जितनी पावर डेसिपेशन यहां पे है उतनी ही पावर डेसिपेशन बेटा यहां पे होगी। तो अब दूसरा पॉइंट आप लोग नोट कीजिए, वो ये है पावर डेसिपेशन अक्रॉस एक्सटर्नल आर, और ये भी क्या होगी? ये भी होगी ई स्क्वायर ओवर 4r। आइए इन दोनों को ऐड करके देखते हैं और फिर देखते हैं ये किसके इक्वल आता है। तो मैं यहां पे अब लिखूंगा टोटल पावर सप्लाइड बाय सेल। सेल ने जो टोटल पावर सप्लाई की थी वो कितनी है? टोटल पावर सप्लाइड बाय सेल। अच्छा, ये कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? ये बड़ा जबरदस्त यहां पे मैं पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं। आप क्या करेंगे? आपने जस्ट एक काम करना है स्टूडेंट्स, और काम ये करना है ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r, दोनों को ऐड कर लें। दोनों को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स आएगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। तो पता ये चला कि इस इंटरनल रेजिस्टर के अक्रॉस पावर डेसिपेशन प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टर के अक्रॉस पावर डेसिपेशन, इन दोनों को ऐड कर लें, ई स्क्वायर ओवर 4r प्लस ई स्क्वायर ओवर 4r, तो सेल ने जो टोटल पावर सप्लाई की थी वो आ जाएगी आपके पास, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? ई स्क्वायर ओवर 2r। तो इस बात को आपने याद रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब लास्ट में आपने ग्राफ याद रखना है। देखिए, अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि पावर क्रॉस इंटरनल आर, पावर क्रॉस एक्सटर्नल आर, तो इसका एक ग्राफ भी है। देखिए, ये ग्राफ आपके सामने है जिसमें वर्टिकल एक्सिस के ऊपर स्टूडेंट्स पावर है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर रेजिस्टेंस है। तो ये देखें, आपको ये एक ऐसा पॉइंट नजर आ रहा है जिस पॉइंट पे दोबारा से मेंशन किया कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। तो इस जगह पे पावर क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो अब ट्रेंड भी समझ आ रहा है हमें कि P वर्सेस R का ग्राफ अगर आ जाए, हमसे पूछा जाए, तो उसे कैसे डिस्कस करेंगे? ये देखें, 0 से ऑनवर्ड पावर इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है जी, यहां पे मैक्सिमम, और उसके बाद डिक्रीज होती जाएगी। तो इस पॉइंट को याद रखना है, और आर की वेरिएशन से पावर कैसे वेरी करती है इसके ग्राफ को भी आपने याद रखना है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने ईएमएफ को, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को और उससे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस को और मैक्सिमम आउटपुट पावर को डिस्कस किया है। अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसे टेक्स्ट बुक से अच्छे तरीके से पढ़िएगा और इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर मेरा बेटा आपको किसी भी एक कॉन्सेप्ट के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है तो थ्रू ऐप आप जरूर क्वेश्चन को पूछिएगा। तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।